चीन और रूस के राष्ट्रपति ने आपस में बातचीत की है। जहां एक तरफ इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ी है, वहीं पर शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई है। इजरायल ईरान के बीच जंग के दौरान ये बड़ी बातचीत, रूस और चीन जो इस वक्त अब तक शिरकत नहीं कर रहे थे, चुप्पी साधे हुए थे, इन्होंने फोन पर आपस में बात की है। रूस और चीन क्या अब साथ मिलकर ईरान की मदद करने के लिए उतरेंगे, उस पर आमादा होंगे? देखने वाली बात है, क्योंकि रूस बार बार ये कहता जा रहा है कि दुनिया सिर्फ मिलीमीटर दूर है एक न्यूक्लियर हादसे से, जिस तरह से इजरायल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर रहा है। वहीं चीन ने अब तक कोई बात की नहीं है, लेकिन हाँ, वो अपनी फौज को या खासकर अपनी नौसेना को साउथ चाइना सी में और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। क्या वहां से अमेरिका पर प्रेशर बनाने की कोशिश होगी? क्या रूस इसमें शिरकत करेगा? क्योंकि ईरान ने रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग में काफी मदद की है। कामिकाजे ड्रोन्स सबसे ज्यादा सप्लाई ईरान ने रूस को किया था। अब तक रूस ने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है। अब इस रशिया चाइना एक्सिस में क्या वो ईरान की मदद करने के लिए उतरेंगे? क्योंकि अमेरिका इसमें सीधा उतर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। क्या बातचीत हुई, इसकी डिटेल्स भी आपको अखाड़ा में आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल वापस इजराइल बनाम ईरान पर फोकस करते हैं। इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान ने पहली बार सेजुल मिसाइल से हमला किया है। IRGC ने इजराइल पर सेजुल मिसाइल से हमले का दावा किया है। सेजुल मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान नई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग भी कर रहा है। वहीं इजराइल ने सभी ईरानी मिसाइल को नष्ट करने का भी दावा किया है। और इजराइल के साथ जारी जंग में यह पहली बार है जब ईरान ने अपने ब्रह्मास्त्र माने जाने वाली सेजुल मिसाइल का प्रयोग किया है। और इसकी वजह बड़ी साफ है। ये ईरान की शक्तिशाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। यानी इस मिसाइल की रेंज में इजराइल के यरूशलेम से लेकर तेल अवीव सब आ जाएंगे। और अब से कुछ घंटे पहले ईरान ने इजरायली शहरों को निशाना बनाने के लिए अपने इसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ये जो सेजुल मिसाइल है, इसकी रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। मतलब यहां से मिसाइल दागी नहीं कि पलक झपकते ही वो अपने टारगेट को भेद डालने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल का वजन करीब 22,500 किलोग्राम है और इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि यह पिन पॉइंट टारगेट को भेद सकती है। 50 मीटर के डायमीटर की एक्यूरेसी इसकी रेट है। बहुत बड़ी मिसाइल है। जैसा आपने देखा कि 22,500 किलोग्राम का इसका वेट है, यानी 22.5 टन इसका वजन है। और बावजूद इसके अगर इसकी एक्यूरेसी रेट 50 मीटर तक की है, तो आप देख लीजिए किसी भी लक्ष्य को ये भेद सकता है। रूस ने वहीं अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर वो ईरान पर हमला करता है तो ये पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर देगा और दुनिया को परमाणु संकट की तरफ धकेल देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायल और ईरान के बीच मध्यस्थ का रोल अदा करने की भी इच्छा जताई। रूस की अमेरिका को कड़ी चेतावनी। ईरान पर हमला करने की गलती न करे अमेरिका। अमेरिका जंग में उतरा तो होंगे गंभीर परिणाम। ईरान इजरायल युद्ध में गरजते हथियारों और बेतरतीब मारकाट के बीच रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो भूलकर भी ईरान पर हमला करने की न सोचे। रूस का मानना है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ ये दुनिया को परमाणु संकट के और करीब ले आएगी। रूस ने खासतौर पर
इजराइल के ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला किए जाने पर चिंता जताई है और इसे वैश्विक परमाणु संकट की ओर ले जाने वाला कदम बताया है। रूस खुद भी ईरान इजराइल युद्ध में तटस्थ बना हुआ है। वो ना तो इस संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल होना चाहता है और ना ही किसी भी पक्ष को सीधे तौर पर समर्थन देना चाहता है। रूसी उप विदेश मंत्री सेर्गेई ryabkov ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर देगा। अगर अमेरिका ने ईरान में सीधा हस्तक्षेप किया तो ये पूरे मध्य पूर्व को हिला देगा। मॉस्को ने वॉशिंगटन से ईरान में सीधे दखल देने से बचने की अपील की है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इजराइल द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमलों को वैश्विक आपदा की ओर ले जाने वाला कदम बताया। इस हमले से दुनिया और परमाणु संकट के बीच मिलीमीटर की दूरी रह गई है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने इस नुकसान की पुष्टि की है। पूरी दुनिया कहां है? कहां है पर्यावरणविद और वैश्विक समुदाय? क्या उन्हें लगता है कि रेडिएशन की लहरें वहां नहीं पहुंचेंगी? याद कीजिए 2011 में जापान के फुकुशिमा परमाणु हादसे में क्या हुआ था। ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा रूस। रूस ईरान का पुराना सहयोगी है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका के हाथों ईरान की बर्बादी रूस को कबूल नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। У нас очень добрые отношения с Ираном. Мы могли бы продолжить эту работу и обеспечить их интересы в этой сфере. Я сейчас не буду вдаваться в детали, их много. И все эти детали нами обсуждались как с израильской стороной, как с американской, так мы определенные сигналы подали и иранским нашим друзьям. खामेनेई की चिंता में उड़ी पुतिन की नींद। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई से भी पुतिन के गहरे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में पुतिन खामेनेई की सुरक्षा को लेकर भी परेशान हैं। अमेरिका कह चुका है कि उसे पता है कि खामेनेई कहां छुपे हैं, लेकिन वो फिलहाल उनकी हत्या का इरादा नहीं रखता। पुतिन भी हर कीमत पर खामेनेई को बचाना चाहते हैं। With your permission, I hope this will be the most correct answer to your question. I do not wish to even discuss such a possibility. युद्ध में ईरान को सैन्य मदद नहीं देगा रूस। इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थ बनेगा रूस। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि रूस का सीधे तौर पर इस जंग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। पुतिन के मुताबिक जनवरी में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ जो 20 साल की रणनीतिक साझेदारी की संधि तय की गई थी, उसमें सैन्य सहयोग शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस ने एक बार पहले ईरान को एयर डिफेंस में सहयोग करने की थी, लेकिन ईरान ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। ईरान ने आधुनिक हथियारों या सैन्य सहायता के लिए रूस से कोई औपचारिक अनुरोध भी नहीं किया है। ऐसे में रूस के लिए इस जंग में सैन्य रूप से शामिल होने की कोई मजबूरी नहीं है। हालांकि रूस इस युद्ध में मध्यस्थ बनना चाहता है। रूस ने अमेरिका को मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने सुनने लायक तो बताया, लेकिन साथ ही ईरान की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग भी रख दी। В этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана, с одной стороны, на его атомную деятельность, в том числе мирную атомную деятельность, разумеется.
युद्ध से रूस को फायदा या नुकसान? जानकारों का कहना है कि इजराइल ईरान संघर्ष मध्य पूर्व में रूस के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। सीरिया में बशर अल असद के पतन के बाद रूस ईरान के रूप में अपना एक और साथी खोना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इजराइल और ईरान के बीच खुली कड़वाहट से रूस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा भी मिल सकता है। ऐसे में रूसी तेल की कीमतें बढ़ना, चीन में रूसी तेल की मांग में इजाफा होना और अमेरिका का फोकस यूक्रेन से हटना शामिल है। अब वहीं ईरान और इजराइल के बीच बीते दिनों से कई 6 दिनों से लड़ाई जारी है। पहली बार ईरान ने इजराइल पर मीडियम रेंज सेजुल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया है। आपको इजराइल और ईरान से जुड़े 10 अपडेट जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहली बात, इजराइल ने तेहरान में सैन्य ठिकानों पर फिर से हमला किया। इजराइल ने 3 और ईरानी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स तबाह किए हैं। ईरान में खमेनेई परिवार के ठिकानों पर हमले का दावा भी सामने आया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई बोले सरेंडर नहीं करेंगे। 5वां अपडेट यह है कि ईरान का पलटवार भी आया है कि पहली बार सेजुल मिसाइलें दागी गई हैं। 6ठा अपडेट ये कि ईरान ने अब तक इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। 7वां अपडेट ये कि ट्रंप की ईरान को धमकी है, बोला है अगला हफ्ता बड़ा होने वाला है, अभी ही सरेंडर कर दो। 8वां अपडेट ये कि ईरान इजराइल जंग पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शुक्रवार को इमरजेंसी बैठक है। फिर इजराइल ने ईरान का इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर तबाह किया, ये दावा इजराइल कर रहा है और पिक्चर्स भी उन्होंने जारी की। और 10वां अपडेट ये कि ईरानी नागरिकों को व्हाट्सएप डिलीट करने का आदेश भी अब दिया गया है।